किया था, केमिकल बॉन्ड और स्ट्रक्चर वगैरह सीखा था। आज सिर्फ 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उसके बाद फजान स्कूल वगैरह केमिकल बॉन्ड की थ्योरी सब पढ़ेंगे। जैसे ध्यान दें सारे लोग, P4O10 फास्फोरस के ऑक्साइड, एक है P4O6 और एक है P4O8। पहली बात यहां ध्यान दें, 4x - 20 0 x is equal to 5। सारे लोग ध्यान देंगे, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। मैंने कहा था पिछले क्लास में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैंने बताया था। फास्फोरस जिस मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम हो एंड सराउंडिंग एटम सेंट्रल से ज्यादा हो तो हम समझ जाएं यहाँ क्लोज चेन होगा। तो क्लोज चेन होगा तो आप क्लोज चेन सबसे पहले बना लें, जैसे तैसे बना लें। आपको मैं भी यही आपको कहेगा P4O10 में सिग्मा और पाई बताएं, आप उस वक्त तक नहीं बता सकते जब तक कि आपको स्ट्रक्चर ना आए। अब देखिए 10 ऑक्सीजन है, फास्फोरस डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट 5 रहना चाहिए सबकी। अब आपके पास बीच में दे दीजिए ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, टोटल 8 हो गए। अब आपके पास 2 ऑक्सीजन की कमी है, बस सब हर जगह कंप्लीट हो गया, तो ब्रिज बना दीजिए, ब्रिज। दिस इज स्टाइल, यू नो। अब देखिए फास्फोरस 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, इसकी वजह से +2 +1 +1 +1 टोटल 5। फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा sp3, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन मैं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे बता रहा हूं। एवरी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। पीओपी कितना हो गया आपको, 1 2 3 4 5 6, पीओपी लेंगे 6। सच बताइए ये वाला स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। राहुल जी आया, राहुल जी, अच्छा वरुण, वरुण गुड, वेरी गुड वेरी गुड। समझ तुमको आ रहा है? समझ यस। इसको ड्रॉ कर लीजिए। आस्था आपको समझ में आया? आस्था बताइए। नहीं नहीं, पी पे नेगेटिव साइन नहीं लगेगा, न्यूट्रल है। देखिए पी पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, कुछ नहीं। फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, नो नेगेटिव साइन। वरुण नेगेटिव साइन कब आता है? जब आयनिक कंपाउंड हो, आयनिक कंपाउंड। यहाँ कुछ नहीं है, दिस इज कोवैलेंट। अब देखिए यहाँ 4x - 12 0 x is equal to 3। तो अब अगेन फास्फोरस क्लोज चेन होगा और सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो कुछ नहीं है, 0 0 ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। हम यहाँ डबल बॉन्ड ओ नहीं लगा सकते। देखिए फास्फोरस 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, इसलिए सब पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन की वजह से +1, इस ऑक्सीजन की वजह से +1, इस ऑक्सीजन, दिस इज इंपॉर्टेंट, +3
+3 और सब पे एक लोन पेयर। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एक लोन पेयर बचेगा। बताइए सबको समझ में आया ये वाला? इसमें P डबल बॉन्ड O नहीं होगा, क्योंकि P डबल बॉन्ड O दे देंगे तो 5 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें +3 ही मेंटेन करना है। सबको समझ में आया तो बताइए। यस, गुड। कौस्तम, वरुण जी, वरुण आपकी बहुत फिक्र है। वरुण, एम्ब्रिश, एम्ब्रिश अगर आए हैं तो बताइए समझ में आ रहा है। वरुण और एम्ब्रिश, गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए बस ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद नया टॉपिक। P4O8, this is very important. फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 पॉसिबल है, लेकिन याद रखिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस कौन कौन होता है? +3 एंड +5। 4 पॉसिबल है, कॉमन नहीं है। तो लॉजिक लगाएंगे कि 3 और 5 का एवरेज लेंगे तो 4 आता है। मतलब P4O8 में हमें फास्फोरस पर +3 वाला भी आना चाहिए और +5 वाला भी आना चाहिए। कुछ फास्फोरस +3 में रहना चाहिए, कुछ फास्फोरस +5। दिस इज द लॉजिक। पहला वाला था +5, दूसरा वाला था +3, अब इसमें +4 आया। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है बट कॉमन नहीं है। देखिए PCl3, PCl5, +3 +5 is the common, +4 is possible but +4 is not common oxidation state. That the reason जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ फास्फोरस +5 में होगा और कुछ फास्फोरस +3 में होना। तो देखिए कैसे बनाएंगे। क्लोज चेन तो बनेगा ही, क्लोज चेन, क्लोज चेन। किसी दो पर डबल बॉन्ड ओ लगा दीजिए, किसी दो पर। हाँ वो मैं बताऊंगा वरुण, दोबारा बताएंगे, दोबारा बताएंगे, घबराइए नहीं, मैं दोबारा समझाएंगे। 4 4। तो देखिए यहां हो गया, यहां हो गया। तो देखिए इस फास्फोरस का 5 बॉन्ड है तो +5, इस फास्फोरस का +5, +3 +3। चलिए मैं दोबारा समझा देता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आया, मैं वही 2-3 दफा समझाया हूं। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का पॉसिबल तो है, कॉमन नहीं है। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 एंड 5, इसीलिए दोनों का एवरेज लिया गया। अच्छा बोर्ड क्लियर नहीं है तो तुम्हारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। बोर्ड बहुत साफ है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक दफा बताइए बोर्ड क्लियर है? अच्छा नो सर, ओके ओके। अच्छा चलिए मैं दोबारा बताता हूं, दोबारा, कोई बात नहीं है। अभी बताइए क्लियर है? अब क्लियर है? नो? अच्छा मेरे साइड से नेट का इश्यू है। ओके ओके ओके, मच बेटर। आया, अब आया, अब आया।
यस चलिए, हाँ तो वरुण मैं ये समझा रहा था, यस मैं ये समझा रहा था दोबारा कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का पॉसिबल तो है। अच्छा स्टिल नॉट क्लियर, ओके ओके। अरे दशांक यार क्लियर नहीं था, हमारे साइड से कुछ प्रॉब्लम है। मैं दोबारा ज्वाइन करता हूं, मैं दोबारा काट के करता हूं। हाँ अब बताइए, आवाज आ रही है, क्लियर है सबको? क्लियर है? वरुण क्लियर है? वरुण यस, क्लियर बन रहा। यस चलिए, तो चलिए मैं दोबारा समझाता हूं, दोबारा यहाँ देखिए सारे लोग दोबारा समझाते हैं। P4O8 है आपके पास, 4x - 16 0, x इज इक्वल टू 4। हम ये कह रहे हैं कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का पॉसिबल तो है, लेकिन कॉमन नहीं है। फास्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस +3 एंड +5 है। इसीलिए फास्फोरस का कोई भी कंपाउंड +4 में पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि आप क्या करें, फास्फोरस का कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट किसी 2 पर डबल बॉन्ड O बनाएं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दिस इज दिस। तो ये +5, ये +5, ये +3, ये +3। अब बताएं सबको क्लियर है?
4 लेने की वजह यह है कि कोई भी फास्फोरस का जो कंपाउंड है वो +4 में नहीं आता है, इसलिए कॉमन लिया, एवरेज लिया गया। यस, सारे लोग नोट कर लें, इस फास्फोरस पर एक लोन पेयर, इस फास्फोरस पर एक लोन पेयर, बाकी फास्फोरस पे लोन पेयर नहीं होगा। गुड, वेरी गुड। चलिए टॉपिक डालिए फजांस रूल, टॉपिक डालिए फजांस रूल। तो देखिए सारे लोग और से सुनिए, फजान ने ये कहा कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक करैक्टर नहीं रखता है। सिमिलरली कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड में भी 100% आयनिक करैक्टर नहीं होगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, फैजान के मुताबिक नाइदर आयोनिक नॉर कोवैलेंट कंपाउंड हैज 100% आयनिक एज वेल एज 100% कोवैलेंट करैक्टर। कुछ ना कुछ जैसे आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवैलेंट करैक्टर होगा, सिमिलरली कोवैलेंट कंपाउंड में कुछ ना कुछ आयनिक होगा। तो फजांस रूल पूरा डिटेल मैंने एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैं पूरा समझा दूंगा। फजांस रूल क्या बताया? इट गिव्स द आइडिया ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर in ionic compound, covalent character in ionic compound। ठीक है, due to polarization of anion by the cation। जब कीटायन और एनायन को आपस में रखते हैं, ये एनायन है, तो कीटायन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ लाता है। तो due to some covalent character is introduced in ionic compound। अब हम कैसे अप्लाई करेंगे इसके एप्लीकेशन को? तो फैजान रूल गिव्स द आइडिया ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, ये सबको आता होगा। It depends upon following factor। It depends upon following factor। क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? फॉलोइंग फैक्टर। तो फॉलोइंग फैक्टर का मतलब ये है, दो कंसेप्ट बस याद रखें, सारे लोग ध्यान दें। एक शॉर्ट फॉर्म याद रखें, HCl। जब भी आपको आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर की बात होगी, HCl, पहले Hc की मीनिंग स्मॉलर केटायन। खुद सोचिए, जितना केटायन छोटा होगा वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन ज्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। Na का मतलब लार्जर एनायन। तो खुद सोचिए, एनायन की साइज जितनी बढ़ेगी वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देगा पोलराइज होने के लिए। लार्जर एनायन, तो यहां एक वर्ड बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस। मतलब ये एनायन है, जितना साइज बड़ा होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी दे देगा। केटायन में पोलराइजिंग पावर की बात होती है,
एनायन में पोलराइजेबिलिटी की बात होती है। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, सीसी कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो फाजान्स रूल अप्लाई करना हो तो पहला SCLA स्मॉलर केटायन लार्जर एनायन। सारे लोग बताइए ये वाला सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? SCLA स्मॉलर केटायन लार्जर एनायन। जितना केटाइन छोटा पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वरुण, वरुण आपको आया कि नहीं? वरुण जी, एम्ब्रेस, समद, रजा अब्बास। अच्छा, पोलराइजेबिलिटी का मतलब देखिए, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो उतना लिखा नहीं पा रहा हूं मैं। पोलराइजेबिलिटी का मतलब कि ऐसे देखिए, ध्यान दीजिए, वरुण अच्छे से समझिए, ये केटायन है, ये केटायन, ये एनायन। तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है, केटायन पर पॉजिटिव चार्ज, एनायन पर नेगेटिव। ये पॉजिटिव का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो किसी का भी पॉजिटिव होता है। अब ध्यान दीजिए, जब दोनों को करीब लाएंगे तो केटायन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एनायन भी इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन चूंकि केटायन का साइज छोटा होता है, वो ज्यादा पावर से खींचेगा, इसीलिए ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, एनायन का शेप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन। चूंकि केटायन खींचता है तो पोलराइजिंग पावर की बात होगी, एनायन अपना इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब वरुण द ईज कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दिया उसको पोलराइजेबिलिटी कहेंगे। एनायन की बात जहां भी होगी वहां पोलराइजेबिलिटी की बात होगी। केटायन चूंकि खींचता है तो पावर की बात होगी, एनायन देता है, जितना साइज बड़ा होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, वहां पोलराइजेबिलिटी की बात होगी। वरुण आया? पोलराइजेबिलिटी एनायन के लिए ओके, लिख लिया? सारे लोगों ने लिख लिया? बताइए जल्दी। समझ समझ आया तुम्हें? दूसरा कंसेप्ट याद रखिए, SNGC फैजान रूल के लिए दो ही कंसेप्ट, SCLA शॉर्ट फॉर्म, स्मॉलर केटायन लार्जर एनायन, सॉरी PMGC का फुल फॉर्म सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। ये भी अब आपसे पूछेगा व्हाट इज द सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन, तो PMGC फाइजान्स रूल के लिए चाहे कोई भी क्वेश्चन हो SCLA लगाएंगे और कुछ क्वेश्चन PMGC से होगा, सूडो नोबल गैस। सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन कहते हैं द केटायन हैविंग 18 electron in their valence shell, मतलब N² Np6 Nd10। तो ये हो गया। तो सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन में डी का इन्वॉल्वमेंट है। तो पहले समझिए व्हाट इज द सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन, वो केटायन जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो। चूंकि ये कंप्लीटली फील्ड है इसलिए इसमें नोबल गैस का आया, चूंकि एक्चुअल में ये नोबल नहीं है इसलिए सूडो का वर्ड लगा। तो देखिए कॉपर, सारे लोग देखिए, कॉपर का 29 होता है, 1s² 2s² 2p6
3s² 3p6 3d10 4s1। तो देखिए Cu+1 करेंगे तो 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d10। तो देखिए Cu+1 में देखिए नोबल गैस 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि नहीं। Cu+1 हैज नोबल गैस सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जिसमें सूडो नोबल गैस होगा उसमें डी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और डी की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा। फिर से मैं बता रहा हूं, जिसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, नोबल गैस का मतलब वही है कि कंप्लीटली फिल्ड 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होना चाहिए, और एक होता है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन केटायन। तो याद रखिए सूडो नोबल गैस केटायन 18 इलेक्ट्रॉन, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा। क्यों? डी का इन्वॉल्वमेंट। सारे लोगों ने लिख लिया है। पीएनजीसी की मीनिंग सबको समझ में आई। एक एग्जांपल लिख लीजिए Cu+1, बहुत सारे हैं, Ag+1, Zn+2, Hg+2, ये सब सूडो नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन केटायन है। सूडो नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन या सूडो नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन की जगह केटायन लिख लिए, केटायन सूडो नॉर्मल गैस केटायन। बताइए आया सबको समझ में? सूडो नॉर्मल गैस केटायन सबको समझ में आया? वो केटायन जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो। तो फजान्स रूल देखने के लिए दो कंसेप्ट, HClA, नंबर 2 PNGC। आस्था सबको समझ में आया? आमिर फरहान, समझ? चलिए क्वेश्चन नंबर 1, राइट द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर AlIf, BlICl, ClIbr, DlIi। चलिए इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लिख के दिखाइए सारे लोग। सारे लोग कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लिख के दिखाइए। हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर, एम्ब्रिश इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के दिखाइए। कोवेलेंट कैरेक्टर है, समझ? सीसी का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर, सब आयनिक कंपाउंड है। गुड। अब यहां पर एलआई सेम है, यस, ए से ज्यादा बी, बी से ज्यादा सी, सी से ज्यादा डी। आई की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, लार्जर इन आयन, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। हाँ वेरी गुड एम्ब्रिश, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, SnCl2 SnCl4, इसमें ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर बताएं सारे लोग। SnCl2 SnCl4, यस, +2 +4। जितना केटाइन का साइज छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, कौस्तभ शर्मा, कौस्तभ शर्मा आपको आ रहा है समझ में?
कौस्तभ शर्मा आपको आ रहा है? समझ तुमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? आयनिक करेक्ट को पहले कोवालेंट कैरेक्टर के लिए फाजान्स रूल हम देखते हैं। तो Sn+2 और Sn+4 केटाइन जितना छोटा होगा, तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो केटाइन का साइज छोटा, Sc स्मॉलर केटाइन। याद रखिए कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, दूसरी मीनिंग आयनिक कैरेक्टर कम, तो केटाइन का साइज छोटा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। कौस्तभ शर्मा आपको समझ में आया? जी, मोस्टली स्टूडेंट का आंसर सही है, सारे लोग सुने। सबसे कम डी में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम, चूंकि इसमें Na+ है, दिस इज कॉल्ड नोबल गैस केटायन, नोबल गैस केटायन। अब डी ब्लॉक में मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दिया था, डी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी। किसी को एतराज तो नहीं है? Au 5D सीरीज में है, इसमें 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 सब सूडो नोबल गैस केटायन है। चूंकि 5F है, पुअर शील्डिंग ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर Cu+1, Ag+1, Au+1, तो Au+1 ज्यादा, देन Ag+1, देन Cu+1। तो जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। सबको समझ में आया? यस, थैंक यू, वेरी गुड। तो ये था फाजान्स रूल। अब देखिए इसके एप्लीकेशन पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहले टॉपिक डालिए थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट मत लिखिए, कंपाउंड लिखिए। चलिए कंपाउंड लिखिए। पूरी केमिस्ट्री में, पूरे इनऑर्गेनिक में
थर्मल स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? मतलब ये है स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट या टेम्परेचर। ये टॉपिक डालिए, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। मैं पहले थ्योरी पढ़ा देता हूं, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी के लिए दो बातें। जब भी क्वेश्चन रहेगा कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर दें, पहले माइंड में लाइए कि आयनिक कंपाउंड है या नहीं। आयनिक कंपाउंड, या आप चेक करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड में थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जितना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग होगा। आयनिक कंपाउंड के लिए हम दो चीज देखेंगे, मोनो एटॉमिक एनायन। सारे लोग ध्यान दें, मोनो एटॉमिक एनायन, जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, O2 माइनस, P3 माइनस, N3 माइनस एक्सेट्रा। मोनो एटॉमिक एनायन। तो यहां थर्मल स्टेबिलिटी कल के लेक्चर में पढ़ाया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। जितनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जब भी आप थर्मल स्टेबिलिटी के लिए करेंगे तो माइंड में दो बातें, आयनिक है या कोवैलेंट। अब आइए, पॉली एटॉमिक एनायन अगर है, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट एक्सेट्रा, थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। ये इंपॉर्टेंट है, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। क्यों? खुद सोचिए, जितना केटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड वीक, आयनिक का मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो याद रखिए, फैजान्स रूल का एप्लीकेशन थर्मल स्टेबिलिटी, लेकिन हर जगह नहीं लगाना है। जब आयनिक कंपाउंड में पॉली एटॉमिक एनायन होगा तभी लगाएंगे। पहले बताइए, सबको समझ में आया कंसेप्ट? अब मैं क्वेश्चन दूंगा, अब सारा क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। पूरी केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थर्मल स्टेबिलिटी देखने के लिए हम पहले चेक करें कोवैलेंट है या आयनिक। कोवैलेंट है तो डायरेक्टली बॉन्ड एनर्जी, आयनिक है तो दो बातें, मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। बताइए, थ्योरी समझ में आई सबको? यस। समझ में आया? समझ? कौस्तभ शर्मा, थ्योरी समझ में आई? थर्मल स्टेबिलिटी के लिए दो कंसेप्ट देखेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड है तो बॉन्ड एनर्जी, आयनिक कंपाउंड है तो दो बातें, लैटिस एनर्जी और फैजान्स रूल। आप लोगों ने लिख लिया तो बताइए।
जितना भी क्वेश्चन है सब में आपको राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी. एग्जाम्पल फर्स्ट, पहले एग्जाम्पल में डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले एग्जाम्पल का आंसर दें सारे लोग. ये सब आपको पी ब्लॉक में मिलेगा. चलिए पहले का आंसर दें. एग्जाम्पल फर्स्ट का आंसर थर्मल स्टेबिलिटी के लिए हम कंसेप्ट लगाएंगे वो कोवेलेंट है या नहीं. तो आंसर नहीं आ रहा, जल्दी आंसर दें. एग्जाम्पल फर्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर. हाँ, डिक्रीजिंग का मतलब ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का. गुड. चूंकि देखिए OH, OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, जितना टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बॉन्ड वीक होगा, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा. यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, बिकॉज दिस इज कोवेलेंट कंपाउंड. उसी तरह एग्जाम्पल 2 का आंसर ए, देन बी, देन सी, देन डी. यहाँ पर भी थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी. एग्जाम्पल 3 में आंसर दें. समझ तो आपका आंसर नहीं आ रहा. समझ एग्जाम्पल 3 का ABCD. यस, यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, कल पढ़ाया था आपको. ABCD. गुड. LIF का मोर थर्मल, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. अब लैटिस एनर्जी कैसे देखते हैं वो सब बताया गया. एग्जाम्पल 4.
लैटिस एनर्जी कल तो दिखाया गया था ना, कल के लेक्चर नहीं परसों। लैटिस एनर्जी के लिए हम चार्ज को देखते हैं Q1 Q2। चार्ज अगर ज्यादा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, और अगर चार्ज सेम तो साइज को देखेंगे। तो यहाँ देखिए 1:1 सब में चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, 1:1 +1 -1, 1:1 1:1। तो हम साइज को देख लेंगे। लैटिस एनर्जी दो बातों पर डिपेंड करती है, चार्ज पर और साइज पर। तो इसलिए एलाइट की ज्यादा। अब यहाँ देखें ए में वरुण, एम्ब्रेश, आस्था, आंसर दीजिए एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 का आंसर दीजिए। ये भी आयनिक कंपाउंड है, मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बनता है। बी समझ, CAB। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सी का ज्यादा है, यस। तो सी का ज्यादा, फिर ए, फिर बी। क्यों? यहाँ पर चार्ज की मैग्नीट्यूड जो है 2:1 2, 1:1 1, 1:3 3। हमने कहा था ना चार्ज के लिए हम नंबर को नहीं देखते हैं। Li पर चार्ज 1, ऑक्सीजन पर -2 मतलब 2, 1:2 लेंगे हम। 2 से हमें मतलब नहीं है, नंबर से मतलब नहीं है, ये सिखाया था। बताइए क्वेश्चन में किसी को डाउट है? आस्था? तो जैसा ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका माइंड चलना चाहिए कि थर्मल स्टेबिलिटी के लिए हम देखेंगे कि वो कोवलेंट है या आयनिक। आयनिक है तो दो बातें। सबको समझ में आया? आगे बढ़ें। चलिए ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्वेश्चन में जो फर्स्ट था डिक्रीजिंग ऑर्डर ही में सजाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, फाइव। फाइव का आंसर दीजिए वरुण, पहले 5 का। वरुण। आस्था की तरफ से आंसर नहीं आ रहा। आस्था, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आस्था प्लीज। एम्ब्रिश आयनिक। हाँ एम्ब्रिश, क्या पूछना चाह रहे हैं दोबारा पूछें। एम्ब्रिश देखिए मैं रिपीट करता हूं, थर्मल स्टेबिलिटी के लिए चेक करेंगे कोवलेंट, करेक्टर नहीं देखेंगे, नेचर ऑफ बॉन्डिंग। फर्क समझिए, ये सब आयनिक कंपाउंड है, देख लीजिए। हाँ हाँ, ये सब आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड है, अब पॉली एटोमिक एनायन है। तो आयनिक कंपाउंड है, पॉली एटोमिक एनायन है, तो हम फजांस रूल लगाएंगे।
तो आपको मालूम है कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा Li2CO3 में। क्यों? Li प्लस की साइड छोटी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। इसका मतलब D फिर C फिर B फिर A, मोर स्टेबल, ये मोर थर्मल स्टेबल, मोर थर्मल स्टेबल। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो कमजोर बॉन्ड होगा। हाँ, तो वही तो सिखा रहा हूँ ए वरुण जी, मैं वही तो सिखा रहा हूँ। क्यों? ए अल्लाह, मैंने तो बोला क्यों, मैंने तो बोला, दोबारा सुने अच्छे से। देखिए ऑब्जेक्टिव थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी के लिए हम ये चेक करेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सारे लोग एकदम सुनिए अच्छे से। और ये पूरे इनऑर्गेनिक के बाद सारा क्वेश्चन लगेगा इससे। पहले हम ये चेक करेंगे वो कोवेलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड। तो ये सारे कंपाउंड के आयनिक हैं, केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन है, केटायन और एनायन है। अब आयनिक कंपाउंड है तो दो बातें देखेंगे, मोनो एटॉमिक एनायन है तो लैटिस एनर्जी देखेंगे। टेबल को देखिए जो मैंने पढ़ाया है, यहाँ पॉली एटॉमिक एनायन है, कार्बोनेट आयन। तो जब पॉली एटॉमिक आयन होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा स्टेबिलिटी कम। रीजन ये है, मैं पूरा अच्छे से लिखा देता हूं। पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम। दिमाग लगाइए, इसमें मोर कोवेलेंट है, इसमें मोर आयनिक है। जो आयनिक होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मोर आयनिक। इसीलिए E सबसे ज्यादा स्टेबल, देन C, देन B, देन A। अब बताइए सबको समझ में आया? सच सच बताइए। आमिर फरहान, तुम्हारा आंसर गलत था। समद, वरुण, आस्था, एम्बरेश, रजा एंड रजा अब्बास, कोई भी स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया हो। इसलिए घर पर पहले थ्योरी पढ़िए, थ्योरी जो मैंने लिखाया है उसको देखिए तो आपको आ जाएगा। चलिए सिक्स का आंसर, सिक्स का आंसर दीजिए, सिक्स का आंसर दीजिए सारे लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आस्था समझ में आ रहा है कि नहीं? आस्था, हाँ सिक्स का तो आंसर दीजिए। आंसर नहीं आ रहा है सिक्स का, सिक्स का क्या आंसर है? समर्थ, एम्बरीश, आंसर दीजिए सिक्स का। DCBA। ABCD, यस। देखिए एम्बरीश, पहली बात सारे लोग सुने, ये सब आयनिक कंपाउंड है, मेटल नॉन मेटल है और मोनो एटॉमिक एनायन है। तो जब मोनो एटॉमिक होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी, लैटिस एनर्जी, जी लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा? ए का। एम्बरीश थोड़ा कंफ्यूज हो गए आप, थोड़ा सा पढ़िएगा। आयनिक कंपाउंड के लिए दो बातें, मोनो एटॉमिक एनायन है तो लैटिस एनर्जी, पॉली एटॉमिक एनायन है तो पोलराइजिंग पावर। ये पूरा कंसेप्ट समझ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहाँ पोलराइजिंग पावर का कंसेप्ट नहीं लगेगा। आस्था आया समझ में? सबको आया?
तो 7 क्वेश्चन करें, 7। यस, तो यहाँ DCBA होगा, बिकॉज थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली इन्वॉल्व, यहाँ पर पोलराइजिंग पावर लगेगा। तो यहाँ BeSO4 में मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी कम। इसलिए जब कोई आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो देखिएगा कुछ ऑर्डर ऐसे, कुछ ऑर्डर, उसका कंसेप्ट यही है। इससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे देखना है। बताइए, सबको समझ में आया? थर्मल स्टेबिलिटी चेक करने आया, थ्योरी को मजबूत कीजिए कि थर्मल स्टेबिलिटी के लिए दो बातें, कोवेलेंट कंपाउंड है तो बॉन्ड एनर्जी, आयनिक कंपाउंड है तो फर्दर दो बातें, लैटिस एनर्जी और फेजांस रूल। लैटिस एनर्जी कब देखेंगे? जब मोनो एटॉमिक एनायन होगा। कोई बात नहीं वरुण, थोड़ा सा पढ़िएगा सब हो जाएगा। वरुण, कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है ना? हाँ, ऑर्डर में कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ बताओ समझ, क्या तुम्हें डाउट है? समझ जल्दी बताओ, समझ क्या डाउट है तुम्हें? हाँ हाँ बोलो, गोल्ड सिल्वर कॉपर वाला जो था, कोवेलेंट कैरेक्टर वाला, हाँ बोलो। तो हाँ तो है ना, मैंने गोल्ड ही का तो लिखा है, AgCl, CuCl और AuCl। मैंने लिखा है ना, पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा है? Au प्लस, देन Cu प्लस, देन Ag प्लस। तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी AuCl ही का ज्यादा होगा, देन AgCl, देन CuCl, देन NaCl। कोवेलेंट कैरेक्टर, अगर हमारे ऑर्डर में कुछ गलती हो गई है तो आप चेक कर लीजिएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर AuCl, AgCl, CuCl, NaCl। AuCl में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, मैंने तो समझाया था ना, ये लिखा तो था। हो सकता है ऑर्डर लिखने में आदमी समझाता है कुछ, लिख देता है कुछ, तो हो सकता है उसने देख लीजिए AuCl, AgCl, CuCl। भाई गोल्ड का ज्यादा होगा, 5D सीरीज में है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा 5F में है, इसमें भी F है। Cu2 में F नहीं है। तीनों में सूडो नॉबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तीनों में, लेकिन चूंकि यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 5F है, यहाँ 4F है, यहाँ F तो है ही नहीं। तो तीनों में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा गोल्ड में। आया समझ में? समझ, ऑर्डर यही होगा कुछ इसमें। एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन दूंगा इसमें। एग्जाम्पल है, राइट द
चलिए वरुण, इसमें गलत आंसर मत दे देना, इसमें ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ करेक्ट ऑर्डर कौन सही है। बी इज द आंसर, थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। तो यहाँ पोलराइजिंग पावर केटायन किसका ज्यादा है, Li प्लस का, तो RbNO3 मोर स्टेबल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, ये थर्मल स्टेबिलिटी खत्म। आस्था समझ में आया, आस्था? अब आइए, अब हम लोग ये सीखेंगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें दो कंसेप्ट होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। दोनों को मिलाकर बहुत क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट, और एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लिख लिया सारे लोग? सारे लोगों ने लिख लिया? सबसे पहले लिखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बस दो तीन खास पॉइंट लिख लीजिए कि बेसिक अगर कमजोर है या भूल गए हैं तो याद आ जाए। इन्होंने कहा था, जल्दी जल्दी लिखिए, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग of two half-filled atomic orbital. This is the modern concept, overlapping से बनेगा दो half-filled atomic orbital of their valence shell, of their valence shell। यानी उन्होंने कहा कि कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए हाफ फिल्ड होना चाहिए और हाफ फिल्ड वैलेंस शेल का होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा ग्रेटर एक्स, इसी पर मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे लोग ध्यान देंगे। ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, स्ट्रॉन्गर कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। जितना स्ट्रॉन्गर, जितना स्ट्रॉन्गर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होंगी, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। जब तक लिखिए जल्दी से।
जल्द ये भी लिखना है कि फॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए देयर मस्ट बी प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन टेक्स प्लेस। जितना स्ट्रॉन्गर इफेक्टिव ओवरलैपिंग का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शनल ओवरलैपिंग होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि अगर px है तो px py pz, तो px का px के साथ ओवरलैपिंग होना चाहिए, px का py के साथ नहीं होगा। प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। लिख लिया सारे लोग? अरे यार, स्क्रीन क्लियर है, बोर्ड क्लियर है सबका? आवाज आ रही है मेरी? समझ? आ रहा है आपको? सबको आ रहा है? अब क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सारे बैच में अच्छा रहता है, आप ही के बैच में क्यों रहता है प्रॉब्लम? हर बैच में कहीं परेशानी नहीं रहती, इसी बैच। चलिए जल्दी से लिखिए सारे लोग। कुछ बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। अब आइए सारे लोग, 3 पार्ट ड्रॉ कीजिए जल्दी जल्दी। एक है प्रॉपर्टीज, एक है सिग्मा बॉन्ड, और एक है पाई बॉन्ड। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में आपको मालूम है, यहाँ हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग, यहाँ साइड बाय, ये सब आप लोग जानते हैं। फिर भी मैं लिख रहा हूं कि किसी भूल उल गया है तो थोड़ा याद आ जाए। साइड बाय ओवरलैपिंग,
दूसरा है ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड, तो यहाँ एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। और यहाँ क्या होता है भाई, पी पाई और डी पाई पी पाई। पी और डी में पाई बॉन्ड और पी और डी में पाई बॉन्ड। स्ट्रेंथ आपको मालूम है सिग्मा स्ट्रॉन्गर होता है, पाई वीकर होता है। अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे, यहां ध्यान दें। सबको साफ क्लियर है, सबको दिख रहा है? तो ये सबको समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा कुछ बातें नहीं थी। तो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड में देखो कैसे चेक करोगे, ध्यान दो। व्हेन वैल्यू ऑफ n इज सेम, जब n की वैल्यू सेम हो, जैसे क्वेश्चन देखो तुम्हें दे देगा 2s 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 2p 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 और आपको कहेगा बताओ स्ट्रॉन्गर कौन है। तो यहाँ पर 2p 2p फिर 2s 2p फिर 2s 2s। क्यों? यहां पर स्ट्रेंथ जो होगी डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शनल ओवरलैपिंग। सारे लोग ध्यान दो, डायरेक्शनल ओवरलैपिंग। पी में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, एस में डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता, एस कहीं से भी ओवरलैप कर लेगा। तो जब n की वैल्यू सेम हो सकता है यही क्वेश्चन दे दे, जब n की वैल्यू सेम हो तो पीपी स्ट्रॉन्गर देन एसपी देन एसएस। स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शनल, लेकिन when n is different, तो याद रखना हमेशा smaller the value of n, smaller the value of n, stronger sigma bond is formed। ये याद रखना है। जैसे अगर आपको दे दे 1s 1s 2s 2p, समझा कि नहीं, एंड 2p 2p, तो अब यहां पर 1s 1s स्ट्रॉन्गर होगा, फिर आपके पास 2p 2p फिर 2s 2p। तो जब n डिफरेंट होगा तो n की वैल्यू सेम को देखेंगे, जब n डिफरेंट होगा तो आप देख ले जितना n स्मॉल होगा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। हाँ समझ, दोबारा लिख के भेजो क्या पूछे थे समझ। जब n की वैल्यू सेम रहेगी तो पीपी ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गर, डायरेक्शनल नेचर को देखेंगे। n यहां सेम है ना, लेकिन यहाँ n डिफरेंट है, 1s 1s, ये देखो 1s 1s, n की वैल्यू डिफरेंट, 1s 1s इज स्ट्रॉन्गर 1s। वरुण दोबारा बताओ, वरुण दोबारा लिख के भेजो वरुण।
ओके मैं समझा देता हूं। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है वरुण? डायरेक्ट ओवर सिग्मा पाई। सिग्मा पाई में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो वरुण दोबारा देखो, व्हेन वैल्यू ऑफ n इज सेम, देखो 2s 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 2p, तो हम pp स्ट्रॉन्गर होगा, pp स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों? p के अंदर p हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर, जो डायरेक्शनल ओवरलैपिंग होती है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। डायरेक्शनल कैरेक्टर, एस के अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है, इसलिए देखो पीपी देन एसपी देन 2s 2s। जब n की वैल्यू सेम होगी तो पीपी स्ट्रॉन्गर होगा, जब n डिफरेंट होगा तो जितना n की वैल्यू कम होगी स्ट्रॉन्गर। यहां देखो 1s 1s न्यूक्लियस के नजदीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। आया समझ में सबको? जब n की वैल्यू, वरुण तुम्हें आया? वरुण चलिए लिख लिया तो बताइए। चलिए इसमें ऑर्डर बताओ सारे लोग, ऑर्डर लिखो, कौन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है? डिग्री, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर कौन है लिख के दिखाओ सारे लोग। वरुण सबसे स्ट्रॉन्गर कौन है वरुण? यस, ए के बाद बी, बी के बाद सी। जब n की वैल्यू डिफरेंट होगी तो हम देखेंगे जितना n छोटा होगा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। अब देखो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हम, ये बेसिक बातें थी जो मैंने बीबीटी पढ़ा दिया, तो कल के लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल के क्लास में मुलाकात होगी। ओके, कोई डाउट उठ है? मजा आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? कुछ फायदा हो रहा है या नहीं? कुछ फायदा उदा हो रहा है ना भाई? वरुण जी कुछ फायदा हो रहा है वरुण? चलिए ओके बाय।